तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्लास जो कि आपकी जीके की है और ये डेली आपकी होती है आपकी जीके के और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जलडमरू मध्य अर्थात स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। चलिए यहाँ पर हमको जवाब देना है कि कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल जवाब सही है। ए नंबर हो जाएगा बॉस जल संधि। याद रखिए ये जो आपकी बॉस जल संधि है ये आपके क्या विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर पर आपकी तस्मानिया से अलग करने वाला एक बॉस स्टेट मतलब बॉस स्ट्रेट आपका है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा इनमें से कौन सी है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो मृदा होती है लैटेराइट मिट्टी, हमने आपको बताया था, हमने आपको ये बताया था निच्छालन मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका पर्वतीय वाला एरिया है ना, वहां पर जब पानी बरसता है तो मिट्टी क्या होती है, इसके उपजाऊ वाले जो कण होते हैं वो बहाकर नीचे ले आते हैं, तो इसके मजबूत वाले कण बचते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि इसमें आपका जैसे मान लीजिए कि लौह तत्व मिल जाते हैं, एल्युमिनियम तत्व मिल जाते हैं, वो आपके बचते हैं। जो कि लैटेराइट मिट्टी होती है ये आपकी कह सकते हैं चाय के लिए बेहद उपयोगी होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि लैटेराइट मिट्टी किसके लिए, तो आपकी चाय के लिए बेहद उपयोगी होती है। साथ में देखा जाए लैटेराइट मिट्टी जो होती है भवन के जो आपके ईंट बनाए जाते हैं, घर बनाने के जो ईंट होते हैं उसके लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों अर्थात घास स्थल को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, प्रेरीज। प्रेरी तो बोला जाता है उत्तरी अमेरिका का, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। यहाँ पर डाउन्स बोला जाता है आपके कहाँ का, तो डाउन्स बोला जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया का है ना। डाउन्स क्या है, आपके ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसका मतलब आपका स्टेपी जो आपका यूरेशिया का हो जाता है, यूरेशिया का। तो पंपास घास का मैदान देखिए जिसका अभी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कि पंपास घास का मैदान ये आपके अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है भाई, आपके अर्जेंटीना में आपके हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए जो कि लगभग सभी का जवाब आपका आ गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है। यहां पर बताइए पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से आपका जरूर बनता है ना। तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। सबसे दूर की अगर बात करते हैं तो सबको पहले सबसे पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका होता है क्षोभ मंडल होता है ना। क्या होता है भाई, क्षोभ मंडल। फिर आपका यहाँ पर समताप मंडल, इसके बाद आपका मध्य मंडल, इसके बाद कौन होता है, आयन मंडल, इसके बाद होता है आपका बहिर्मंडल। तो इनमें से आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगर पूछे कि जैसे आपका भूचाल हो गया, आंधी तूफान जो भी होता है वो आपके क्षोभ मंडल में होता है। आंधी तूफान आना ये ग्लोबल वार्मिंग कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत जो पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है वो आपकी किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है भाई, डॉप्सन होती है ओजोन परत मापने की इकाई। ठीक है, ओजोन परत को जो सबसे ज्यादा क्षति करती है वो आपका सीएफसी गैसें होती हैं जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। देखिए आपका जो रक्त है वो आपका हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक आपका पाया जाता है आपका हिरैपिन, हिपैरिन बोलते हैं, हिपैरिन। ये जो आपका है कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या होता है, ये एक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो नसें हैं तो नसों के अंदर रक्त का संचरण क्या होता रहता है, हमेशा होता रहता है। किसकी वजह से, तो आपकी हिपैरिन की वजह से। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर बनेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं कहना भाई, हीमोग्लोबिन नहीं कहना है आपको, कहना है हिपैरिन नामक जो तत्व है वो आपके शरीर के भीतर जो आपके रक्त कोशिकाएं हैं उनके अंदर अर्थात नसों के अंदर आपका कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे हुए समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि मैदान एवं पर्वत तल, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे हुए समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। 6 का ऑप्शन बताना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए इसको बोला जाता है देखो अंतर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग बी वाला ऑप्शन। इसका जो हो जाएगा पर्वत पादी पठार बोलते हैं। याद रखिएगा कि आप क्या बोलते हैं, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे हुए जो आपका भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्या, अंतरपादी पठार बोला जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार, क्या इसे हम लोग एक नाम और देते हैं गिरिपद,
क्या बोलते हैं इसे, गिरिपद का भी नाम दिया जाता है, या इसे हम लोग पर्वतपादी पठार भी कहा जाता है। ये एक तरफ से ऊंची पर्वतों से तो दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में घिरे होते हैं, मतलब एक तरफ जो होते हैं पर्वत होते हैं और दूसरी तरफ मैदानी एरिया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो चलिए बताइएगा आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए थोड़ा कमेंट बॉक्स खोल लें तो हम आपके कमेंट भी देखते चले, है ना, कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं या गलत भी दे रहे हैं। चलिए तो देखिए भाई 7 का ऑप्शन कुछ लोगों ने यहाँ पर दिया भी है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा भाई, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 31वां है। याद रखिएगा कि 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब, ये हुआ था आपके 1973 में हुआ था। इसमें से 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य का पोषाहार स्तर और यहां पर जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेंगे? मतलब एक आर्टिकल आपका ऐसा है जिसके तहत किसी भी राज्य है ना का पोषाहार और उसका कह सकते हैं जो जीवन है उसके स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 8 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। देखिए भाई बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ गया है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100% लगभग सभी का जवाब आ रहा है कि जो अनुच्छेद आपका 47 है इसके अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक व्यक्तियों में आपकी कह सकते हैं मानेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है लिटमस किससे प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस जो प्राप्त होता है आपके शैवाल या कह सकते हैं लाइकेन से। किससे? शैवाल या लाइकेन से होते हैं। ये जो लिटमस होते हैं जल में घुलनशील आपके रंजकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या? लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि यहाँ पर लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक पॉइंट और बोला जाता है, इसे बोला जाता है अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। इनको बोलते हैं अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, याद रखिए इनको अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? ये बताइएगा कि आपके आवर्त सारणी में जो आपका उपवर्ग है इनमें से हैलोजन वर्ग जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो हैलोजन वर्ग होता है आपका कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जो 7 का ए है ना। क्या? यहाँ पर जो 7 का ए है इसे हम लोग हैलोजन वर्ग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टाइन, ये तत्व आपके होते हैं। अर्थात जो फ्लोरीन, क्लोरीन ये होते हैं ये आपके 7 के आपके ए में आपके रखे होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? ये बताइए ऐसे कौन से नेता हैं जो दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित हैं? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में पढ़ा है। यहाँ पर जो आंसर है आपका भी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। याद रखिए जयप्रकाश नारायण, जिनको एक नाम दिया जाता है। ये बताइए जयप्रकाश नारायण का एक नाम है, उपनाम क्या है? ये सबसे पहले आप तो यही बताइए कि जय नारायण का एक उपनाम है, उपनाम क्या है? इसका जवाब क्या होगा भाई? कौन लोग यहाँ पर देंगे? जय नारायण का उपनाम किस नाम से जानते हैं? इनको हमने बताया था लोकनायक। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसे? लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो आपके जय नारायण को जाना जाता है। ठीक है, जिन्होंने जेपी आंदोलन अर्थात जो बिहार के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस सक्रिय रूप प्रदान किया था, ये है आपके जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नोट कर लीजिएगा जो आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? बताइए भाई लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष होते हैं इनको हटाया कैसे जा सकता है? कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर भी किसी का आया है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमति से। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष है ना, तो लोकसभा के तत्कालीन जो आपके उस समय मौजूद होते हैं अर्थात उन्हीं के द्वारा आपके होते हैं। कह सकते हैं इस हिसाब से कि लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य के जीवन काल या जीवन पर्यंत
लोग उसे कैसे, तत्कालीन शब्द बताइए। देखो हम बताएं कि तत्कालीन सदस्यों की विशेष बहुमत संकल्प पारित करके हटाया जाता है। मतलब ये क्या शब्द है, ये शब्द क्या है कि इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। विशेष बहुमत में ये मतलब यह हुआ कि 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अगर 50 सदस्य समर्थन में है तो मतलब इनके अध्यक्ष के पद को हटाया जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को वो भारत की है जो कि आपकी माही नदी है ना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहां पर पूछा है मकर रेखा को 2 बार काटती है आपकी कौन, तो आपकी लिम्पोपे नदी है। याद रखिए लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर पूछे कि आपके कांगो नदी को, तो कांगो नदी आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जो आपकी कांगो नदी है, याद रखिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी, आपकी लिम्पोपे नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। अच्छा, कौन सी एक रेखा बची है, कर्क रेखा। अफ्रीका में कर्क रेखा को काटती है जो आपकी जाम्बेजी नदी है, तो आपकी कर्क रेखा को अफ्रीका में जो काटती है वो जाम्बेजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, तीनों नदियां आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछा गया है। ये बताइए पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं जो कि पूछा गया उत्तर से आपके दक्षिण क्रम में। तो सबसे बताइए ऊपर कौन सी नदी आपकी हो जाएगी, सबसे ऊपर कौन सी होगी, तो सबसे यहां पर पूछा गया है। चलिए यहां पर बताइए कि आपकी देखो सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी, उसके नीचे आएंगी अन्नावली पहाड़ी, फिर आपकी आएगी अन्नावली पहाड़ी का ही भाग है इलायची पहाड़ी। इसका जो ऑप्शन है नंबर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, फिर उसी के नीचे है अन्नामलाई पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी की ही क्या है यहाँ पर जुड़ी हुई पहाड़ियां हैं जो कि इलायची पहाड़ी। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, इलायची पहाड़ी को हम लोग एक नाम और देते हैं कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी में ही इलायची आपका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहे हैं सर मेरे सही क्वेश्चन जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि आपकी अच्छी तैयारी है और अच्छे से पढ़ा भी होगा। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, अब आप जवाब दीजिए, हम थोड़ा गौर भी करेंगे। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं तो हम बताते हैं, देखते हैं कि आपके जवाब सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा फास्ट जवाब दीजिएगा। हमारे जवाब देने के बाद जवाब देंगे तो भाई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, क्या हो जाएगा। चलिए सबके जवाब आ रहे हैं लेकिन भाई साहब आपके जवाब अभी तक नहीं आए हैं। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर महानदी कह रहे हैं, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। चलिए तो देखिए भाई इसका राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ये आपकी है महानदी है। याद रखिए महानदी, ये जो तेल नदी है किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की कुछ और भी नदियां हैं, जैसे आपकी आपकी जोंक नदी हो गई है ना, क्या जोंक नदी, ये भी आपकी महानदी की सहायक नदी है। एक है आपकी शिवनाथ नदी, क्या है आपका, एक है आपकी शिवनाथ नदी है, शिवनाथ, तो आपका शिवनाथ नदी भी इसी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं सही कर पाए हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किसके उत्पादन से संबंधित है। चलिए भाई प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन को भी आप सही कर लीजिए। आपका प्याज भी आता है, उसमें आपका कह सकते हैं कि जो आपकी झींगा उत्पादन भी होता है, और यहाँ पर औषधि भी होता है, याद रखिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सी नंबर 1 2 3 आपका यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्याज, झींगा, औषधि भी इसी के अंतर्गत आपकी आती है। यहाँ पर आपको टमाटर नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नियंत्रक लेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। अर्थात जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो अपनी जो रिपोर्ट होती है वो किसे सौंपता है, किसे सौंपता है, ये पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो आपके राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हम लोग बोलते हैं CAG, कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैग। इसकी फाइल का एक बार निरीक्षण और होता है, एक बार निरीक्षण और होता है, जो कि एक समिति बनाई जाती है। वो समिति यहाँ पर लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को सौंपता है। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट का अध्ययन करके फिर वो आपकी जो रिपोर्ट होती है वो संसद में आगे भेज देती है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद है कौन सा? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपको दिया गया है? चलिए भाई इसका जवाब देना है। तो देखिए इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए इनमें से जवाब आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर जो करते हैं किस पर करते हैं? निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा कि ये प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए, क्या प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा कि प्रकाश तंतु के जीवन काल को बढ़ाने के लिए आमतौर पर बिजली के बल्बों में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगर तुक्का भी मारते तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते थे कि इसके पहले भी आपने इसे पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक मोबाइल फोन चार्जर जो है ये क्या होता है? चलिए भाई, मोबाइल फोन आप सभी लोग चार्ज करते होते हैं, तो ये बताइएगा मोबाइल फोन जो चार्जर है वो आपका है क्या? एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, या एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है इसका? चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका 20 नंबर में। तो देखिए भाई 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है। एक स्टेप अप क्या होता है, सॉरी एक स्टेप डाउन क्या होता है? ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर याद रखिएगा। ये करता क्या है? ये करता है कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है ना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है, क्या जो आपका चार्जर होता है ना। तभी तो देखते हैं कि जितनी आपकी वाट आती है घर पे उसको कम करके ही तो करता है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहता है? ये बताइए, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहता है? तो अपवर्तित क्या रहता है भाई? उसका यहाँ पर भार अपवर्तित दिया गया है। देखो अपवर्तित दिया गया है। देखो भाई, अगर वस्तु की मात्रा है तो वाजिब में भार तो बढ़ ही जाएगा, बदल ही जाएगा, आयतन भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, क्या जो घनत्व होता है, घनत्व ये कभी भी आपका नहीं बदलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल के समय वन्य जीव की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है, जिसके जिम्मेदारी का कारण क्या है? मतलब आप देख सकते हैं वन्य जीव जो आपके हैं, अर्थात वन्य की जीव है, इनकी आबादी आपकी भारी गिरावट देखी गई है, इसके जिम्मेदार जो आपके वो आपके कौन कौन है? तो देखिए आपसे दिया गया है यहाँ पर वनों की कटाई, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। वनों की कटाई की वजह से वन्यजीव की आबादी गिरावट आ रही है ना, आवास की हानि हो रही है, और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई? तो आपके जलवायु परिवर्तन भी है, पशुओं का अवैध शिकार हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, चलिए कह रहा है रियांग या ब्रू जाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? रियांग या ब्रू जाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। आपका 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके त्रिपुरा में पाई जाती है। याद रखिएगा कि रियांग जनजाति एवं शरणार्थी हाल ही के समय में चर्चा में रही थी। याद रखिए यहाँ पर जो आपका रियांग जनजाति है और शरणार्थी ये हाल ही में क्या थे? चर्चा में रहे थे। तो यह जनजाति त्रिपुरा और मिजोरम में पाई जाती है। त्रिपुरा और कहाँ पर? आपके मिजोरम में पाई जाती है। इस कारण से आपको याद रख लेना है, क्योंकि यह भी चर्चा में आपकी रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से मिलता है? चलिए गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु पुराण से। किसे भाई? वायु पुराण से मिलता है, वायु पुराण से। अगर आपसे पूछे कि मत्स्य पुराण में किसका मिलता है, तो आपके आंध्र सातवाहन, जिन्होंने यहाँ पर कांच के सिक्के बोलते हैं, शीशे के सिक्के ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंध्र सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर मत्स्य पुराण में जो जानकारी मिलती है आंध्र सातवाहन की मिलती है। मौर्य वंश का जो मिलता है वो आपके किसे? तो आपके विष्णु पुराण से मिलता है, आपके मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का जो मिलता है वो किसका? तो आपके विष्णु पुराण से मिलता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सैंधव सभ्यता का बंदरगाह था। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह जो पूछा गया है वो आपका क्या हो जाएगा? तो भाई सैंधव सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। याद रखिएगा क्या था? लोथल ये आपका था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, लोथल। और एक आपका और बंदरगाह था सुरकोटदा। क्या? सुरकोटदा बंदरगाह नगर जो आपके थे यहाँ पर आपके मौजूद थे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? यहाँ पर दिया है हाटक।
हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइएगा, हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कंबोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबोज हो जाएगा। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए राजपुर, या कह सकते हैं हाटक। यहाँ पर जो हाटक है इसको हम लोग एक नाम और देते थे, राजपुर बोलते थे। ठीक है, राजपुर बोलते थे, अर्थात कह सकते हैं कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक है, कह सकते हैं राजपुर आपकी थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका है कहां पर पड़ता था? तो आपका गांधार नाम सुना होगा, मथुरा के आसपास। तो आपके गांधार का ये पड़ोसी थे। ठीक है, गांधार का ये पड़ोसी राज्य हुआ करता था। और वर्तमान की अगर बात करें कि वर्तमान में कहां पड़ता है, तो आपका जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान है ना, उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान में स्थित है आपका ये जो आपका जो जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया? इस क्वेश्चन का तो जवाब दे ही सकते हैं सभी लोग। चलिए, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया वो किसने किया था? चलिए, ऑप्शन आ रहा है, कह रहे दादा भाई नौरोजी। और थोड़ा प्रयास करिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए नंबर। चलिए, अभी तक भाई किसी का जवाब सही नहीं आया है। याद रखिए, यहां पर जो आपके स्वराज शब्द का अर्थ होता है स्वशासन या अपना राज्य। याद रखिएगा, यहां पर जो आपका आंसर है इन ऑप्शन में दयानंद सरस्वती ने किया था। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने। समझिएगा पूरी कहानी कि दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? तो आपके 1905 में किया था। ठीक है, ठीक है। और यह पहली बार आधिकारिक तौर से आधिकारिक तौर से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में, क्या दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में मांग रखा गया था। मतलब ये हुआ, ये शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था इन ऑप्शन में दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद जो आपके हैं कौन? इसके बाद इसी शब्द का ही गोपाल कृष्ण गोखले ने। फाइनली जो इसका नामकरण जो आप पूरी तरीके से हुआ, ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन में मांग रखी गई थी, जो कि 1906 में आपके कौन थे? तो आपके दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय, हमने बताया है कि ये सीरीज इतनी सरल भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना, तो आप तुक्का मार के तुरंत, तुक्का क्या होता है, आपको विश्वास होता है कि इसका जवाब यही होगा, लेकिन फाइनल में क्या होता है, आयोग उस क्वेश्चन को गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से ना आप पढ़े होंगे और उसी के अनुसार आपने जवाब लगा दिया होगा, तो आपको लगता है नहीं सही है, लेकिन गलत हो जाता है, क्योंकि इसी प्रकार से गलत होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, आयोग भी कोई क्वेश्चन देता है तो कुछ न कुछ हिसाब से देता है। तो देखिए भाई, यहां पर आपसे दिया नर बलि प्रथा, इसको समाप्त किए थे आपके लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। कौन है भाई? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसका यहां पर जो आंसर हो जाएगा कि नर बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए उसने एक अधिकारी कैंपेल की नियुक्ति की थी, अर्थात एक अधिकारी था कैंपेल को नियुक्ति किया था, याद रखिएगा। और यह प्रथा मुख्यतः खोंड जनजाति में प्रचलित थी, अर्थात जो नर बलि प्रथा है ये किसमें जाति दी जाती थी? तो एक जाति थी आपकी खोंड जनजाति। कौन सी? खोंड जनजाति। तो खोंड जनजाति में क्या करते थे? नर बलि दी जाती थी। तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तो यहां पर अच्छा कार्य किया है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दीवाने ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? दीवाने ए मुस्तखराज यहाँ पर स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? 29 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिए, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए, क्या? भू राजस्व व्यवस्था के सुधार के लिए यहाँ पर दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट होता है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी को एक नाम दिया जाता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं। देखिएगा कि द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा कि द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं। द्वितीय सिकंदर कहा जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये किया था आपके जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसका
इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर जलालुद्दीन, यहाँ पर खिलजी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर ईंधन का नाम दिया गया है और उसके रासायनिक गुणों को सुमेलित करना है, ये कौन सा सुमेलन आपका हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई, वाटर गैस जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है। चलिए आपके चारों ऑप्शन दे रहे हैं, तो भाई वाटर गैस जो होती है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन इसका फोर हो जाएगा। और नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस वो आपकी मीथेन और इथेन होती है, इसका 3 हो जाएगा। सीएनजी जो होती है, सीएनजी वो आपकी होती है मीथेन होती है, इसका हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एलपीजी होती है जो कि आपके ब्यूटेन और आपकी प्रोपेन होती है, तो इसको नोट करिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका था, नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन इसका जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 3 1 2 बनेगा। क्या बनेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो आपका है, 4 3 1 2 जो ऑप्शन बन गया है, ये नंबर आपका यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है आपका कौन सा है। चलिए पढ़ा है क्वेश्चन सभी लोगों ने, भाई इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने पढ़ा है, हमें विश्वास है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसका जवाब देंगे कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका कौन सा होता है। चलिए ऑप्शन आ रहा है ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन आपका जवाब राइट हो जाएगा। देखो हमने बताया ना, सीरीज में ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठिन कठिन क्वेश्चन है, आपके सरल भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर देखा जाए कि आपके जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी परसेंट होती है, ऑक्सीजन लगभग आपकी बॉडी में 65% आपकी ऑक्सीजन होती है आपकी बॉडी में, है ना। और कार्बन देखा जाए, कार्बन तो कार्बन होती है कितनी, तो आपके यहाँ पर 18% आपकी बॉडी में होती है कार्बन होती है। अब आप लोग कार्बन बोलो कि 0.30 जो आपका है, तो वो भाई वायुमंडल में है। जो आपका 0.003% होती है वो वायुमंडल में है, लेकिन बॉडी में जो कार्बन होती है वो आपकी 18% होती है, याद रखेगा। जिसमें से आपके अगर पूछे हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, तो हाइड्रोजन होता है मात्र 10%। ठीक है, कितना 10% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, तो आपका 3% होता है, कितना होता है 3% होता है। कैल्शियम अगर पूछे कैल्शियम कितना होता है, तो आपका 1.4% होता है, 1.4% होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है, किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है। तो ये जो आपका है गाल्जी का है, क्या है भाई, यहाँ पर लाइसोसोम की उत्पत्ति गाल्जी का अथवा एक बोलते हैं अंतःद्रावी जालिका, इसका एक नाम होता है अंतःद्रावी जालिका, अंतःद्रावी जालिका अंतरा, अच्छा अंतरा होता है, देखो अंतःद्रावी ये दिया है, अंतराद्रावी जालिका होती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है सी नंबर, रुकिए एक मिनट, लाइसोसोम की उत्पत्ति गाल्जी का है, गाल्जी का, जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। और लाइसोसोम एक वर्ड होता है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो कि आपके सामने दिया है, तो लाइसोसोम की खोज जो किया था 1955 में, देखिए 1955 में, अभी हम आपको पूरा बता देंगे, 1955 में हुई थी। और इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हुआ कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है, तो गाल्जी कैसे बनता है। लाइसोसोम की खोज हुई थी 1955 में और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया जो कार्य हो आपका क्या है। मतलब कोई वस्तु है अगर वृत्ताकार में घुमाई जाए, तो ये बताइए उसका जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा। भैया आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई वृत्ताकार में, अर्थात मान लो कि अगर आप अपने खोपड़ी में अपने सर पर आप कोई सामान रखते हैं और अगर थोड़ी दूर घूम के गोला गोला घूम लेते हैं तो उसका कार्य जो होता है शून्य हो जाता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जब लघुपथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होती है। जब लघुपथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में जो आपकी धारा होती है वो क्या होती है। परिपथ में जो आपकी धारा होती है, याद रखिएगा, पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। जब लघु परिपथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में जो धारा होती है पर्याप्त रूप से क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की दशा में परिपथ में धारा बहुत बढ़ जाती है ना। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो धारा क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही ऑप्शन आपका दिया गया है। उसी का मतलब यही हुआ है कि जब लघु परिपथ की दशा घटित होती है, लघु परिपथ मतलब ये हुआ कि जिसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है,
जो पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछा गया है। बताइए भाई विटामिन बी2 का रासायनिक नाम। तो भाई बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। मतलब ऑप्शन जो आपका है कौन सा, बी नंबर आपका है कि विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है ना। यहाँ पर दिया गया है एस्कर्बिक एसिड, इसका होता है सी होता है, विटामिन सी होता है। रेटिनल जो होता है वो क्या होता है भाई, ए होता है ना। थायमीन जो होता है, थायमीन यहाँ पर ना कर लीजिएगा, थायमीन तो ना जो होता है वो विटामिन बी1 में होता है। ठीक है ना, और राइबोफ्लेविन आपका होता है बी2 होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। रेलवे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। बताइए भाई कि आपकी बॉडी में जो रक्त है तो रक्त में क्या नहीं पाया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग यहाँ पर देने वाले हैं कि रक्त में जो वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा और क्रोमियम। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है साइंस में। चलिए, ऑप्शन आ रहा है सी और ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखिए इसका जो ऑप्शन सी है तांबा, याद रखिए वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है ये आपका तांबा होता है, जो आपकी बॉडी में आप कह सकते हैं, सॉरी आपके रक्त में आपका तांबा नहीं पाया जाता। रक्त में पूछा है, रक्त में तो तांबा नहीं पाया जाता, याद रखिएगा तांबा नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। देखिए पंचशील का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है, तो पंचशील का सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो ये नाभिकीय निवारण अर्थात तो परमाणु प्रतिरोध, ये पंचशील का सिद्धांत नहीं था। मतलब क्या है कि पंचशील एक समझौता हुआ था चीन और भारत के बीच में। याद रखिए चीन और आपके भारत के बीच में नई दिल्ली में आपके 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें से 5 सिद्धांत थे, क्या कि एक दूसरे क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करें, है ना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, ठीक है, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं ना करें, कि कोई दूसरे से अगर वो कर रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप करें, ये भी नहीं कर सकते, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा दीजिए, ठीक है, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व की नीति का पालन करें। ये समझौता हुए थे, 5 सिद्धांत हुए थे, लेकिन ऐसे में कोई फॉलो तो हो ही नहीं रहा है। चीन के जिस हिसाब से समझौता हुआ उस हिसाब से कोई फॉलो ही नहीं हुआ अभी तक, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है। ये बताइए कौन सा आपका जो उद्यान है जो सुमेलित नहीं है। तो एक दिया गया कूनो आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि सही दिया है। नोकरेक रिज आपके मेघालय में है। हेमिस दिया गया जम्मू कश्मीर में। तो बताइए भाई यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा या मरीन हो जाएगा। मरीन तो वही गुजरात में है, मरीन गुजरात में है। अब आप बताइए कि भैया हेमिस जो आपके है जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है। कहाँ पर भैया, हेमिस है आपके लद्दाख में है, लद्दाख में है, ठीक है, याद रहेगा। हेमिस जो आपका है ये लद्दाख में स्थित है, याद रखिए लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो भारत में कुल 105 नेशनल पार्क हैं। कितने, 105 नेशनल पार्क आपके हैं। और 105वां राष्ट्रीय उद्यान है कूनो है। ये जो कूनो आपका है ये 105वां राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। कुल जो आपके 105 उद्यान है जिनमें से 105वां राष्ट्रीय उद्यान दिया है वो आपका कूना है ना। यहाँ पर जो कूनो है 105वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ये आपके एमपी में है, ठीक है। और जो हिमेश है तो आपको याद रखिए वो आपका हिमेश कहाँ पर है, लद्दाख में। तो इतना पॉइंट आपको समझने लायक था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। बताइए भाई खरीफ की फसल नहीं है तो भैया सरसों, ज्वार, धान और आपका सोयाबीन। तो भाई खरीफ की फसल नहीं है सरसों, ज्वार, धान और सोयाबीन। कौन सी नहीं होगी भाई, यहाँ पर देखो सरसों जो होती है ये आपकी कब मिलेगी भाई, सर्दियों में तो मिलती है भाई, ये तो सर्दी में ही तो मिलती है कि नहीं मिलती है, सर्दियों में होती है। मतलब जहां पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर सरसों हो जाएगा, सरसों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। चलिए बताइएगा किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी 41 नंबर में। तो 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन जो बनेगा वो बन जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है किताब उल यामनी किसकी रचना है। किताबुल उल यामनी किसकी रचना है, 42 का ऑप्शन देना है। चलिए तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किताब उल यामनी किसकी रचना है। आपका जवाब इनमें से 42 का क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा उतबी की है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किताबुल उल यामनी जो आपकी पुस्तक है किसकी है, तो आपकी उतबी की है, उतबी की है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पाली गारो का विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। चलिए यहाँ पर बताइए कि पाली गारो का जो विद्रोह हुआ ये कहाँ पर हुआ था। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आपके तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई,
तमिलनाडु में याद रखिए पालीगारो का विद्रोह हुआ था, तमिलनाडु क्षेत्र में, है ना। और कह सकते हैं कि ये विद्रोह जो हुआ था 1801 से लेके, देखिए कितने दिन तक चला था, 1801 से लेके आपके 1856 तक ये आपका चला था, जो विद्रोह था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए यहां पर बताना है कि जो भाई कांग्रेस की जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका अध्यक्ष क्या हो जाएगा भाई, इसका अध्यक्ष क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर दीजिए, इसका अध्यक्ष क्या बनेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, विशन नारायण घर। क्या है, विशन नारायण घर, मतलब कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष थे यहां पर आपका बी नंबर। अब आप लोग अंबिका चरण मजूमदार लगाओगे, भैया आप लोग लगाओगे क्या, अंबिका चरण मजूमदार लगाओगे, ये भैया यहाँ के नहीं थे भाई, है ना। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा कि 1911 में, कब भाई, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था विशन नारायण धर ने किया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, तो नोट करिएगा, बहुत लोग यहाँ पर गलतियां कर रहे हो। ठीक है, ये 1916 में जो अंबिका चरण मजूमदार लगा रहे हैं वो आपका 1916 में जो लखनऊ का समझौता हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपके मुस्लिम गरम दल और नरम दल पास में आए थे, वो उसमें आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का जो संबंध है वो है आपके मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिए 1909 में, कब, 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली अर्थात भारत सचिव मार्ले के जो सलाहकार थे उनकी हत्या कर दिया था। तो यहां पर आंसर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जो विशेषता थी वो आपकी थी क्या, ये जवाब दीजिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो हिंसात्मक कार्यवाहियां, समानांतर सरकार स्थापित हो रही थी, स्वतः स्फूर्त आपका ये विद्रोह हो रहा था, तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में सभी विशेषताएं खूब आपकी भरी हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो आपकी व्यक्ति हैं वो आपके कौन है। चलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो आपके कौन है। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर है ना, ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके बी आर अम्बेडकर और साथ में एक और लोग थे, बताइए एक साथ में, और हमने बताया था एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था तो बताया था कि आपके अंबेडकर जी के साथ साथ और भी आपके कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मान लो अगर बी आर अम्बेडकर ना होते तो ऑप्शन मिलता कौन, तेज बहादुर, बिल्कुल सही, याद रखिए अनिवर्सरी नहीं है भाई, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर जो सप्रू थे, है ना, तेज बहादुर जो सप्रू थे, ये भी कह सकते हैं कि तीनों गोल मेजर सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए जो अंबेडकर थे उन्होंने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की थी और सप्रू ने किया था लिबर पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। तेज बहादुर जो थे इन्होंने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था और जो आपके अंबेडकर थे इन्होंने दल इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलगाम में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो देखिए 2-3 पॉइंट यहीं से बन गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में, कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कहां पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलगाम में हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था। चलिए यहां पर आंसर बताइएगा, तो ये थे आपके वासुमित्र थे, है ना, क्या हो जाएगा, वासुमित्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, वासुमित्र हो जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष है ये आपका है क्या। चलिए यहां पर जवाब देना है, तो जो 2011-12 है, क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।